अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे टॉर्क को, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं टॉर्क। स्टूडेंट्स, व्हाट इज मीन बाय टॉर्क? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, टॉर्क का एक और नाम भी है मोमेंट ऑफ फोर्स। तो स्टूडेंट्स, टॉर्क की डेफिनेशन क्या होगी? The turning effect of force is called torque. The turning effect of force is called torque. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करें और फोर्स के अप्लाई करने से वो ऑब्जेक्ट टर्न कर जाए, रोटेट कर जाए, तो हम कह सकते हैं फोर्स के इस इफेक्ट की वजह से क्या चीज प्रोड्यूस हो रही है? टॉर्क। इसीलिए स्टूडेंट्स हम इसको मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, टॉर्क की डेफिनेशन को डिस्कस करने के बाद अब हम इसके फॉर्मूला को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, टॉर्क के फॉर्मूला को हमने वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट के एग्जांपल्स में भी डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला की मदद से भी हम टॉर्क को डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह से? देखिएगा, टॉर्क इज द वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड फोर्स एफ। इट इज आल्सो द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम क्रॉस को रिमूव करें तो हम पोजीशन वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड को लिखेंगे, देन फोर्स के मैग्नीट्यूड को लिखेंगे, देन साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स, ये है टॉर्क का फॉर्मूला। नाउ स्टूडेंट्स, अगर टॉर्क के यूनिट की बात की जाए तो स्टूडेंट्स, टॉर्क का यूनिट क्या होगा? आर इज द पोजीशन वेक्टर, जिसको हम मूवमेंट आर्म भी कहते हैं। इट इज मेजर्ड इन मीटर्स। फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन। तो स्टूडेंट्स, टॉर्क का यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर। नाउ स्टूडेंट्स, अगर टॉर्क की नेचर की बात की जाए, जैसा कि आप फॉर्मूला में देख सकते हैं, टॉर्क इज द वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड फोर्स एफ। तो इसका मतलब है टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट्स, अगर टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कुछ डायरेक्शन भी होगी, और इसकी डायरेक्शन को स्टूडेंट्स हम फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। और राइट हैंड रूल को स्टूडेंट्स हम वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ स्टूडेंट्स, टॉर्क को फर्दर एक्सप्लेन करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हमारे पास एक स्पैनर है जिसकी मदद से हम नट को टाइट या लूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक नट है, और स्टूडेंट्स इस नट को हमने स्पैनर की मदद से टाइट या लूज करना है।
तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं दिस इज द स्पैनर एंड दिस इज द नट। अब हमने इस स्पैनर की मदद से इस नट को टाइट या लूज करना है। तो स्टूडेंट्स मैं स्पैनर के किस हिस्से पे फोर्स लगाऊंगा? तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली फोर्स इस स्पैनर के हैंडल के ऊपर लगाई जाएगी। वो वर्टिकली डाउनवर्ड भी हो सकती है, वो वर्टिकली अपवर्ड भी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स मैं यहां पर सबसे पहली टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, विच इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। स्टूडेंट्स लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स वो पॉइंट या वो लाइन है जिसके अलोंग हम फोर्स को अप्लाई करते हैं टॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए। तो आप देख सकते हैं स्पैनर के हैंडल के ऊपर हम वर्टिकली डाउनवर्ड या वर्टिकली अपवर्ड जिस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाएंगे उस पॉइंट या लाइन के अलोंग, उस पॉइंट या लाइन को हम क्या कहेंगे? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। नाउ स्टूडेंट्स सेकेंड डेफिनेशन है पिवट पॉइंट और एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो स्टूडेंट्स अगर अगेन हम एग्जाम्पल को देखें तो अगर मैं क्लॉकवाइज इस स्पैनर को रोटेट करवाऊं तो ये नट या स्पैनर किस पॉइंट के गिर्द रोटेट करेगा? इट इज दिस पॉइंट। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? पिवट पॉइंट या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट के अराउंड कोई बॉडी रोटेट करती है, जिस तरह यहां पर स्पैनर और नट इस पॉइंट के गिर्द क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं? पिवट पॉइंट और एक्सिस ऑफ रोटेशन। और स्टूडेंट्स इस पॉइंट को हम कह सकते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। नाउ स्टूडेंट्स इन दोनों डेफिनेशंस की मदद से अब हम मूवमेंट आर्म को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ मूवमेंट आर्म, जिसको हम फॉर्मूला में पोजीशन वेक्टर आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स मूवमेंट आर्म इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इट मींस दैट कि अगर हम पिवट पॉइंट और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो स्टूडेंट्स इस स्ट्रेट लाइन का जो डिस्टेंस होगा इट इज द मूवमेंट आर्म। तो स्टूडेंट्स मूवमेंट आर्म की डेफिनेशन क्या थी? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड पिवट पॉइंट इज कॉल्ड मूवमेंट आर्म। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके सामने टू स्पैनर्स हैं, एक की लेंथ ज़्यादा है और एक की लेंथ कम है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि फॉर्मूला में हमने देखा टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर विच इज़ द मोमेंट आर्म एंड फोर्स एफ। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा किसी भी स्पैनर का या किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट आर्म जितना ज़्यादा होगा उसके अंदर टॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए, एक स्पेसिफिक वैल्यू को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स अगर एक स्मॉलर स्पैनर की बात करें तो इसमें आपको ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी एक स्पेसिफिक टॉर्क की वैल्यू को प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन इसके बरक्स अगर हम एक लॉन्गर स्पैनर की बात करें जिसकी लेंथ ज़्यादा है तो उसका मोमेंट आर्म भी ज़्यादा होगा। तो इट मीन्स दैट मोमेंट आर्म ज़्यादा होने की वजह से हमें कम फोर्स रिक्वायर्ड होगी उसी टॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा ज़्यादा मोमेंट आर्म मतलब है मोर टॉर्क और लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दैट टॉर्क।
अगर हमारे पास मोमेंट आर्म की वैल्यू कम होगी तो ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी टॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, इन बेसिक टर्मिनोलॉजीज को एक्सप्लेन करने के बाद अब हम एक रिजिड बॉडी के ऊपर टॉर्क की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क ऑन अ रिजिड बॉडी। स्टूडेंट्स, यहां पर हमने एक वर्ड रिजिड बॉडी यूज किया है। रिजिड बॉडी का मतलब क्या है? ऐसी बॉडी जिसके ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो उनके किसी भी दो पार्टिकल्स या पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस की वैल्यू चेंज ना हो, तो ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी कहते हैं। सादा अल्फाज में आप याद रख लें कि हार्ड ऑब्जेक्ट्स को हम रिजिड बॉडी कंसीडर कर सकते हैं। जिस तरह कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, कोई मेटल ऑब्जेक्ट है, हम उसको रिजिड बॉडी कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अब हम टॉर्क की एक्सप्लेनेशन को टू केसेस में डिवाइड करेंगे। केस 1 एंड केस 2। इन दोनों केसेस में स्टूडेंट्स हम एक रिजिड बॉडी के ऊपर लगने वाले टॉर्क की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक रिजिड बॉडी को ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक रिजिड बॉडी है। And students, this is the point of axis of rotation। हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर r है which is represented by a directed line OP, और इस पोजीशन वेक्टर r के ऊपर एक फोर्स लग रही है which is represented by F, और फोर्स और पोजीशन वेक्टर r के दरमियान जो एंगल है इट इज एंगल थीटा। नाउ स्टूडेंट्स, केस 2 के लिए भी हम सेम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, केस 2 में भी एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम O से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज पोजीशन वेक्टर R एंड दिस इज द फोर्स। और स्टूडेंट्स, पोजीशन वेक्टर R को हमने रिप्रेजेंट किया है OP से। R और F के दरमियान जो एंगल की वैल्यू है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? अब हम केस 1 में फोर्स या फिर पोजीशन वेक्टर R को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं फोर्स F एंड पोजीशन वेक्टर R ना तो ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ना ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो स्टूडेंट्स,
हम फर्स्ट केस में फोर्स F को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं फोर्स का एक कंपोनेंट पोजीशन वेक्टर R के परपेंडिकुलर होगा, जिसको हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहेंगे, और फोर्स का दूसरा कंपोनेंट पोजीशन वेक्टर R के पैरेलल होगा, जिसको हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कहेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट ड्रॉ करते हैं ऑन पोजीशन वेक्टर R एंड देन एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विच इज पैरेलल टू R। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, और थीटा के सामने वाले कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, साइन कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, F साइन थीटा। और स्टूडेंट्स इस कंपोनेंट को हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसकी वैल्यू होगी F कोस थीटा। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इसके साथ ही केस 2 की डायग्राम में भी पोजीशन वेक्टर R को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं दिस इज पोजीशन वेक्टर R। अगेन पोजीशन वेक्टर R फोर्स F के ना तो पैरेलल है ना परपेंडिकुलर। तो जब हम इसको इसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे तो पोजीशन वेक्टर R का एक कंपोनेंट फोर्स F के परपेंडिकुलर होगा और दूसरा कंपोनेंट फोर्स के पैरेलल होगा। तो स्टूडेंट्स अगर इस एंगल को एंगल थीटा कहें तो थीटा के सामने वाले कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, R साइन थीटा, और स्टूडेंट्स इस कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, R कोस थीटा। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इन दोनों केसेस में देखेंगे कि इस रिजिड बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क क्या फोर्स के दोनों कंपोनेंट्स की वजह से है या फिर किसी एक कंपोनेंट की वजह से है। और इस केस में हम देखेंगे कि रिजिड बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क पोजीशन वेक्टर R के दोनों कंपोनेंट्स की वजह से है या किसी एक कंपोनेंट की वजह से है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने इस केस में फोर्स F को 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व किया है। फर्स्ट वन इज F कोस थीटा एंड सेकंड वन इज F साइन थीटा। और स्टूडेंट्स सेकंड केस में हमने पोजीशन वेक्टर R को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व किया है। फर्स्ट वन इज R कोस थीटा and second one is R sin theta. Now students सबसे पहले हम फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं। हम देखेंगे कि फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F cos थीटा की वजह से प्रोड्यूस होने वाले टॉर्क की वैल्यू क्या है। स्टूडेंट्स अगर आप गौर से देखें फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड पोजीशन वेक्टर R दोनों पैरेलल हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इस मार्कर के ऊपर मैं पैरेलल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट करूं तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि इस मार्कर के अंदर कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। टॉर्क कब प्रोड्यूस होगा, जब इसके ऊपर लगने वाली फोर्स इस मार्कर के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, जिसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस केस में F cos थीटा की वजह से प्रोड्यूस होने वाले टॉर्क की वैल्यू क्या है, 0। आपने रीजन भी बतानी है। रीजन क्या है स्टूडेंट्स, बिकॉज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज F cos थीटा इज पैरेलल टू पोजीशन वेक्टर R एंड इट प्रोड्यूसेस नो टॉर्क। तो स्टूडेंट्स इस केस में सारे का सारा टॉर्क किस कंपोनेंट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, F sin थीटा। क्यों स्टूडेंट्स, बिकॉज F sin थीटा इज परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर R। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं अगर मैं पोजीशन वेक्टर R के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूं तो इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो हम लिख सकते हैं इन दिस केस द वैल्यू ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर R
and the component of force which is perpendicular to r, that component is equal to f sin theta. बिकॉज यहां पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो टॉर्क का फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा स्टूडेंट्स? फॉर द फर्स्ट केस आर एफ साइन थीटा। स्टूडेंट्स इसको हम इक्वेशन नंबर 1 भी कह सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अगर सेकंड केस की बात की जाए तो सेकंड केस में भी हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आर कोस थीटा की वजह से प्रोड्यूस होने वाले टॉर्क की वैल्यू क्या है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप यहां पर देखें आर कोस थीटा एंड फोर्स एफ, अगेन दोनों क्या है? पैरेलल। तो पैरेलल कंपोनेंट की वजह से तो कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। और आप ये भी देख सकते हैं कि आर कोस थीटा यहां पर पिवट पॉइंट या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन में से पास कर रहा है, तो इस रीजन की वजह से भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। तो हम स्टूडेंट्स आर कोस थीटा को क्या करेंगे? इग्नोर, क्योंकि इसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाले टॉर्क की वैल्यू क्या है? 0। तो स्टूडेंट्स इस केस में भी सारे का सारा टॉर्क पोजीशन वेक्टर आर के किस कंपोनेंट की वजह से प्रोड्यूस हो रहे? परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से, विच इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो हम कह सकते हैं फॉर दिस केस टॉर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय द कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर विच इज परपेंडिकुलर टू फोर्स एफ, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? आर साइन थीटा के। तो स्टूडेंट्स टॉर्क का फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा? आर एफ साइन थीटा। इसको हम इक्वेशन 2 कह सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम लिख सकते हैं टॉर्क का फाइनल फॉर्मूला भी किसके इक्वल आएगा? आर एफ साइन थीटा। नाउ स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि टॉर्क के फॉर्मूला में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा ही क्यों यूज होता है। तो स्टूडेंट्स साइन थीटा की वजह से जब हम टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के लिहाज से। तो स्टूडेंट्स दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। नाउ स्टूडेंट्स टॉर्क को डिटेल में डिस्कस करने के बाद अब हम कुछ की पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं जो कि एमसीक्यूज के तौर पर आपसे पूछे जा सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अब हम टॉर्क के कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। नंबर 1, torque is the counterpart of force in angular motion। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर हम मोशन के टाइप्स को कंसीडर करें, फॉर एग्जांपल अगर हम मोशन की 2 बेसिक टाइप्स को कंसीडर करें, लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन। स्टूडेंट्स इस पॉइंट का मतलब क्या है? टॉर्क इज द काउंटर पार्ट ऑफ फोर्स इन एंगुलर मोशन मीन्स दैट फोर्स जो किरदार जो रोल लीनियर मोशन में प्ले करती है वही रोल टॉर्क एंगुलर मोशन में प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम पॉइंट 2 में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स जिस तरह लीनियर मोशन में फोर्स की वजह से लीनियर एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस होता है, सिमिलरली एंगुलर मोशन में टॉर्क की वजह से
एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लेटर अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, एंगुलर मोशन, एंगुलर एक्सेलरेशन को चैप्टर नंबर 5 में आप डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि किस तरह से टॉर्क इज द काउंटर पार्ट ऑफ फोर्स। फोर्स प्रोड्यूसेस लीनियर एक्सेलरेशन, टॉर्क प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन। नाउ स्टूडेंट्स, द थर्ड पॉइंट इज, if a body is at rest or moving with uniform angular velocity, तो स्टूडेंट्स इन दोनों केसेस में बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने वाला एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। तो जब स्टूडेंट्स एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो बॉडी के ऊपर लगने वाली टॉर्क की वैल्यू भी क्या होगी? जीरो होगी। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बॉडी के ऊपर लगने वाला टॉर्क या बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क जीरो होगा जब बॉडी रेस्ट की हालत में हो या फिर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही हो। नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट पे अगर हम टॉर्क की टाइप्स की बात करें तो टॉर्क को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज क्लॉकवाइज टॉर्क, and second one is anti-clockwise torque, जिसको हम काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क भी कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज के एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को घड़ी की सिमत में रोटेट करवा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, तो इस डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज टॉर्क। लेकिन अगर हम घड़ी की उल्टी सिमत में किसी भी चीज को मूव करवाएं, फॉर एग्जाम्पल स्पैनर को अगर मैं घड़ी की ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करवाता हूं तो इस डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं? काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो स्टूडेंट्स, क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को डिस्कस करने के बाद लास्ट पॉइंट अपने माइंड में रखिएगा, बाय कन्वेंशन क्लॉकवाइज टॉर्क को नेगेटिव टॉर्क कंसीडर किया जाता है और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव टॉर्क कंसीडर किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी टॉर्क की टाइप्स। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 2.6 को, विच स्टेट्स दैट the line of action of a force F acts through a point P whose position vector in meters is given, which is equal to I cap minus 2j cap plus k cap. If F, which is the force, is equal to 2I cap minus 3j cap plus 4k cap and force is given in Newton, determine the torque about the point A whose position vector in meters is equal to 2I cap plus j cap plus k cap. तो स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट को रीड करने के बाद हम इंपॉर्टेंट डाटा को लिखते हैं विच इज गिवन इन द स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट में सबसे पहले कौन सा डाटा गिवन है? द पोजीशन वेक्टर ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो हम लिख सकते हैं द पोजीशन वेक्टर ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जिसका मतलब है कि किस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रही है। स्टूडेंट्स, टॉर्क के कॉन्सेप्ट में हमने ये चीज देखी थी कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है? जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट करती है उसको हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। और स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट में लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का पोजीशन वेक्टर गिवन है और इस पोजीशन वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं R2 से।
and this position vector is equal to I cap minus 2j cap plus k cap. नाउ स्टूडेंट्स, एक चीज याद रखिएगा, जब भी हम टॉर्क से रिलेटेड एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे तो 2 पोजीशन वेक्टर्स लाजमी गिवन होंगे। एक पोजीशन वेक्टर होगा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का, और एक पोजीशन वेक्टर होगा पिवट पॉइंट और एक्सिस ऑफ रोटेशन का। तो स्टूडेंट्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को याद रखिएगा, हम सेकंड पोजीशन वेक्टर के तौर पर यूज करेंगे, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय R2। नाउ स्टूडेंट्स, फोर्स इज गिवन और फोर्स की वैल्यू है 2I कैप माइनस 3J कैप प्लस 4K कैप, एंड स्टूडेंट्स फोर्स इज गिवन इन न्यूटन। नाउ स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट की लास्ट लाइन में गिवन है डिटरमिन द टॉर्क अबाउट द पॉइंट A whose position vector is 2I plus J plus K। मीन्स पॉइंट A के अबाउट हमने टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इट मीन्स दैट कि टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है पॉइंट A पे, तो पॉइंट A को हम कंसीडर करेंगे एज एक्सिस ऑफ रोटेशन और पिवट पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, हम लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन और पिवट पॉइंट, और इस पॉइंट को हमने सिंबल A से रिप्रेजेंट किया है, लेकिन इसका पोजीशन वेक्टर इक्वल होगा R1 के, एंड इट इज इक्वल टू 2I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। नाउ स्टूडेंट्स, डाटा लिखने के बाद हम देखते हैं कि इस एग्जाम्पल में हमने किस फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग होगी टू फाइंड की। जैसा कि इस स्टेटमेंट में गिवन है डिटरमिन द टॉर्क, इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल में हमने टॉर्क की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। टॉर्क इज मिसिंग हेयर। नाउ स्टूडेंट्स, टॉर्क की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, टॉर्क इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर R विच इज द मोमेंट आर्म एंड फोर्स F। तो स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला को हम इक्वेशन 1 का नाम भी दे सकते हैं। नाउ फॉर्मूला लिखने के बाद हम इस एग्जाम्पल के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि इस एग्जाम्पल में टॉर्क की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, लेकिन टॉर्क की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मोमेंट आर्म, जिसको हम पोजीशन वेक्टर R से रिप्रेजेंट करते हैं, और फोर्स की वैल्यू F, इन दोनों वैल्यूज का मालूम होना जरूरी है। फोर्स तो गिवन है, लेकिन स्टूडेंट्स मोमेंट आर्म गिवन नहीं है। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि टॉर्क की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास पोजीशन वेक्टर R की वैल्यू होनी चाहिए, और पोजीशन वेक्टर R इस फॉर्मूला में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोमेंट आर्म को। और स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमारे पास फोर्स की वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन एग्जाम्पल में फोर्स की वैल्यू तो गिवन है, तो फिर क्या चीज मिसिंग है? मोमेंट आर्म, यानी कि पोजीशन वेक्टर R। तो स्टूडेंट्स, मोमेंट आर्म निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो किसके इक्वल है? आप देखिएगा, मोमेंट आर्म जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे R से, पोजीशन वेक्टर R से, is equal to the difference between the position vector of line of action of force and the position vector of axis of rotation। तो स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला को अगर हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें तो हम लिख सकते हैं
मोमेंट आर्म का पोजीशन वेक्टर है r इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इक्वल है r2 के माइनस एंड स्टूडेंट्स पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन इक्वल है r1 के। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी हम टॉर्क से रिलेटेड एग्जांपल्स या न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो r यानी कि मोमेंट आर्म की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम सबट्रैक्ट करेंगे किसको, पोजीशन वेक्टर ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को किसके साथ, पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो स्टूडेंट्स r2 की वैल्यू क्या है, the value of r2 is equal to I cap minus 2j cap plus k cap and students r1 की वैल्यू है 2i cap plus j cap plus k cap। नाउ स्टूडेंट्स दोनों पोजीशन वेक्टर्स की वैल्यूज को पुट करने के बाद हम इनको फर्दर सोल्व करेंगे। फर्स्ट पोजीशन वेक्टर की वैल्यू एज इट इज रहेगी आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, लेकिन स्टूडेंट्स दिस नेगेटिव साइन will be multiplied by all the values present inside the bracket। तो साइन चेंज हो जाएंगे स्टूडेंट्स, प्लस 2i कैप माइनस 2i कैप बन जाएगा, प्लस j कैप माइनस j कैप बन जाएगा एंड प्लस k कैप माइनस k कैप बन जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स अब हम सिमिलर यूनिट वेक्टर्स को आपस में सॉल्व करेंगे। तो i कैप माइनस 2i कैप किसके इक्वल आएगा, माइनस i कैप के इक्वल, माइनस 2j कैप माइनस j कैप किसके इक्वल आएगा, माइनस 3j कैप के इक्वल एंड स्टूडेंट्स लास्ट पे प्लस k कैप माइनस k कैप से कैंसिल होगा और हम लिख सकते हैं प्लस 0k कैप। और स्टूडेंट्स अगर हम यहां पर k कैप की वैल्यू ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहां तक हम मोमेंट आर्म की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं विच इज इक्वल टू माइनस आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 0k कैप। नाउ स्टूडेंट्स अब हम वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और इक्वेशन 1 किसके इक्वल थी, टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f। तो स्टूडेंट्स पोजीशन वेक्टर r की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की है, माइनस आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 0k कैप मल्टीप्लाई बाय फोर्स, और फोर्स की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, फोर्स इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। नाउ स्टूडेंट्स अब हम दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स जैसा कि हम वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स में ये बात सीख चुके हैं कि जब भी दो वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन हो तो उन दोनों वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट कैसे फाइंड किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट्स अब हम टॉर्क की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके लिए सबसे पहले हम 3/3 का एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे और टॉप पे यूनिट वेक्टर्स की वैल्यूज लिखेंगे आई कैप, जे कैप एंड के कैप। नाउ स्टूडेंट्स अब हम फर्स्ट वेक्टर के ऑल कंपोनेंट्स को लिखेंगे और फर्स्ट वेक्टर है पोजीशन वेक्टर r। तो स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर i की वैल्यू क्या है, -1, यूनिट वेक्टर j की वैल्यू है -3 और यूनिट वेक्टर k की वैल्यू है 0।
सिमिलरली सेकेंड वेक्टर जो कि फोर्स है, उसके तीनों कंपोनेंट्स की वैल्यूज क्या हैं? 2, -3 एंड 4। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इस 3/3 डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे थ्रू R1, रो 1। तो स्टूडेंट्स, जब हम 3/3 के डिटर्मिनेंट को R1 के थ्रू एक्सपैंड करेंगे तो वैल्यूज आएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट यूनिट वेक्टर को लिखेंगे i कैप, देन 2/2 का एक डिटर्मिनेंट लिखेंगे, देन स्टूडेंट्स सेकेंड वैल्यू हमेशा नेगेटिव आती है और सेकेंड वैल्यू है R1 की j कैप, और अगेन स्टूडेंट्स हम एक 2/2 का डिटर्मिनेंट लिखेंगे और लास्ट पे स्टूडेंट्स पॉजिटिव साइन के साथ रो R1 की थर्ड वैल्यू लिखेंगे विच इज k, तो हम यहां पे लिखेंगे k कैप और अगेन 2/2 का एक डिटर्मिनेंट लिखेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम डिटर्मिनेंट की वैल्यूज को फिल करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम 2/2 के डिटर्मिनेंट में कौन से नंबर्स, कौन सी वैल्यूज लिखेंगे जो वैल्यूज i की रो और i की कॉलम में नहीं आ रही। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इन 2/2 डिटर्मिनेंट्स को फिल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि 2/2 डिटर्मिनेंट के बाहर i कैप लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट्स हम मेन मैट्रिक्स की तरफ जाएंगे। आप देख सकते हैं हम i कैप जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उन वैल्यूज को इग्नोर करेंगे, तो रिमेनिंग वैल्यूज क्या आएंगी? -3, 0, 4। एंड स्टूडेंट्स, अगर j कैप की बात की जाए तो अगेन j कैप जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उन वैल्यूज को इग्नोर करेंगे और रिमेनिंग वैल्यूज क्या आएंगी स्टूडेंट्स? -1, 2, 0, 4। और लास्ट पे स्टूडेंट्स k कैप के लिए भी हम इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। k कैप जिस रो और जिस कॉलम में आएगा वो वैल्यूज नहीं लिखेंगे। रिमेनिंग वैल्यूज क्या है स्टूडेंट्स? -1, 2, -3 एंड -3। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम 2/2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स i कैप विल रिमेन एज इट इज, और डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है? हम राइट हैंड साइड से 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज इक्वल टू -12। देन स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट में टू वैल्यूज के दरमियान नेगेटिव साइन आएगा। देन स्टूडेंट्स हम लेफ्ट हैंड साइड से -3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आएगा। देन स्टूडेंट्स -j। नाउ अगेन 2/2 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय -1 वी विल गेट -4, देन नेगेटिव साइन ऑफ द फॉर्मूला। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 स्टूडेंट्स 0 आएगा। लास्ट पे प्लस k कैप, -3 मल्टीप्लाई बाय -1 वी विल गेट +3, नेगेटिव साइन ऑफ द फॉर्मूला। नाउ स्टूडेंट्स हम एक और ब्रैकेट लगाते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय -3 वी विल गेट -6, 2 3 द 6 प्लस माइनस माइनस। नाउ स्टूडेंट्स i कैप विल रिमेन एज इट इज। -12 -0 वी विल गेट -12, -j कैप एज इट इज आएगा, -4 -0 अगेन -4 आएगा, प्लस k कैप, और स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस होगा, इट मीन्स दैट 6 3 में ऐड होगा, वी विल गेट 9। तो स्टूडेंट्स अब टॉर्क की फाइनल वैल्यू हम लिखने जा रहे हैं जो कि किसके इक्वल आई है स्टूडेंट्स द फाइनल वैल्यू ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू -12 i कैप माइनस माइनस प्लस +4 j कैप
एंड प्लस 9k कैप। और स्टूडेंट्स टॉर्क किस यूनिट में मेजर किया जाता है? न्यूटन मीटर में। एंड इट इज गिवन, फोर्स का यूनिट न्यूटन है और मोमेंट आर्म का यूनिट मीटर है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनल रिजल्ट है जिसमें हमने टॉर्क की वैल्यू को कैलकुलेट किया है विद द हेल्प ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर r विच इज द मोमेंट आर्म एंड फोर्स F। स्टूडेंट्स आज हमने टॉर्क को डिफाइन करने के बाद रिजिड बॉडी के ऊपर लगने वाले टॉर्क की वैल्यू को कैलकुलेट किया। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।